मेरा नाम वत्सल उपाध्याय है और मैंने इस साल यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 77 हासिल की है। और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैं अगर अपना बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बीटेक अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से थापर यूनिवर्सिटी से की थी। और उसी समय मुझको ऐसा लगा कि मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, तो मैंने अपनी सेकंड ईयर से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। जिसका रिज़ल्ट था कि मैंने 2023 में ही ग्रेजुएशन जिस साल मेरी ख़त्म हुई उसी साल मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने अपने प्रथम प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 77 हासिल की। मैं बेसिकली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। सीएपीएफ एग्ज़ाम के बारे में मुझे थोड़ा लेट पता चला, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए सर्विसेज यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो मेरा रुझान इसकी तरफ भी बढ़ा। और वैसे भी ज़्यादातर लोग या तो डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो मैं क्योंकि एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट था, इसीलिए मेरा रुझान इस तरफ गया। इस साल मैंने सिविल सर्विसेज का भी अटैम्प्ट दिया हुआ है और मैंने मेंस भी लिखा था। अब केवल रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो ये था मेरे बारे में और मेरे बैकग्राउंड के बारे में। अब हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट स्पेसिफिक ये सेशन है, तो हम इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे। पेपर 1, पेपर 2, फिज़िकल, मेडिकल, इंटरव्यू, सबके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम अगर पेपर 1 की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोर्सेज। आपको सोर्सेज क्या रखने चाहिए पेपर 1 के लिए? पेपर 1 के लिए मैंने सिविल सर्विसेज के जो सोर्सेज थे वो सारे फॉलो किए थे, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ प्लस कुछ यूट्यूब लेक्चर्स, और पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर की वीडियोस और एनसीईआरटीज़ तो मस्ट हैं। माइक्रो और मैक्रो दोनों दोनों बुक्स इसके लिए मस्ट हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन रहता है जो कि सिविल सर्विसेज में नहीं रहता। प्लस मैंने 6 to 10th की साइंस की एनसीईआरटीज़ भी पढ़ी थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी पढ़ा था। क्योंकि जनरल साइंस इसका एक पार्ट है जो कि सिविल सर्विसेज से थोड़ा सा अलग है। उसमें साइंस एंड टेक होता है, इसमें जनरल साइंस होता है। तो उसके लिए मैंने 6 to 10th की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। अब मैं बात करूं और अदर सोर्सेज की, जैसे कि इसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन एक रीजनिंग का, मैथ्स आती है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि रीजनिंग एप्टीट्यूड क्लास 10th लेवल तक की मैथ्स आती है। तो क्लास 10th लेवल तक की मैथ्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं साइड बाय साइड सी सेट की तैयारी भी कर रहा था, सी सेट प्लस एसएससी सीजीएल। और मैंने एसएससी सीजीएल भी एग्ज़ाम 2 बार क्रैक किया था। मुझे अनफॉर्चुनेटली अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, टीयर 2 मेरा दोनों बार क्वालिफाई हुआ था। और इसके साथ साथ मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है। और अगर हम बाकी एग्ज़ाम्स की बात करें तो उन्होंने भी पेपर 1 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे। क्योंकि अगर हम देखें तो एसएससी बैकग्राउंड से अगर कोई है तो उसको मैथ्स और रीजनिंग में काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, तो उसकी वजह से उसको काफ़ी हेल्प अपर हैंड मिल जाता है इस पोर्शन में। बाकी तो वही मैंने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी थी। रीजनिंग मैथ्स स्पेसिफिक मैंने कुछ फॉलो नहीं किया। मैंने स्टैंडर्ड बुक्स केवल सिविल सर्विसेज वाली फॉलो की थी। और करंट अफेयर्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए मैंने मैराथन सेशंस देखे थे। मैराथन सेशंस आप किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। और प्लस आप एक कोई मैगज़ीन, न्यूज़पेपर तो मस्त, न्यूज़पेपर के एडिशनल मैं ये बता रहा हूँ, उसके अलावा क्या क्या करना है। न्यूज़पेपर तो करना ही है, न्यूज़पेपर के अलावा आप मैगज़ीन्स फॉलो कर सकते हैं। मैगज़ीन मैंने एक ही फॉलो की थी, विजन आईएएस की PT 365। इसके अलावा मुझे नीड नहीं लगी किसी और मैगज़ीन की। थोड़ा बहुत प्रतियोगिता दर्पण भी देखा था मैंने, लेकिन मुझे सफिशेंट लगा उतना। अगर आप चाहें तो देखें, वरना छोड़ भी सकते हैं उसको। अब करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर, इनको याद करने में भी प्रॉब्लम होती है लोगों को। याद करने में प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम न्यूज़ को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि
ये चीज़ एक दिन में नहीं आती है, थोड़ा जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तब आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे अगर आप एक दिन कोई न्यूज़ पढ़ते हैं और अगले दिन उसी उसी की कंटिन्यूटी में कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर आती है। ऐसा नहीं है कि एक कोई बड़ी न्यूज़ है वो एक दिन आके ख़त्म हो जाए। तो आपको उस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना चाहिए। नोट्स मैंने नहीं बनाए थे इसके, ऐसी कंटिन्यूटी मेंटेन कर करके आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था मेरा पेपर 1 का सारा जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रिलेटेड चीज़ें थी। अब पेपर 2 की बात करें तो मैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सिविल सर्विसेज की मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं आंसर राइटिंग भी करता था। ओकेजनली करता था लेकिन करता था। तो उसके लिए आपको जो CAPF के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपको उसके लिए जो करंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी जो करंट टॉपिक है, अभी इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, ये करंट टॉपिक है। जो वॉर हो रही है मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में, ये सब करंट टॉपिक्स में आते हैं। इन पे थोड़ा ग्रेटर एम्फेसिस देना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग में ये काफ़ी हेल्प करता है। प्लस जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, AI, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों पर आपको ऑलरेडी चीज़ें तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि CAPF के एग्ज़ाम में यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी तक जो भी हमने देखा है, जो ट्रेंड रहा है वो जनरल चीज़ों का ज़्यादा रहा है। हाँ, कुछ कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे आउट ऑफ द ब्लू कुछ पूछ लिया हो, लेकिन ऐसे अपवाद ही हैं। मतलब काफ़ी कम बार ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ द ब्लू पूछ लिया जाए। तो ऐसे आप ऐसे राइटिंग और आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, इन तीनों की तैयारी ऐसे कर सकते हैं। ग्रामर के लिए मैं ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं किया था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। जैसे कि अगर आप फ्रेजल वर्ब्स आते हैं CAPF में, अगर आप फ्रेजल वर्ब्स करना चाहें तो आप PYQs में जो भी फ्रेजल वर्ब पूछे गए हैं आप उनको कर लीजिए, आपका काम उसमें से हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो 12th क्लास की जो बुक होती है, एकेडमिक बुक, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स के लिए। लेकिन आपको ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, अगर आप अंग्रेज़ी माध्यम के छात्र हैं तो, अगर आप अंग्रेज़ी माध्यम की नहीं हैं तो आपको थोड़ा इस पे ज़्यादा ग्रेटर एम्फेसिस देना पड़ेगा। फिर हम बात करें फॉर्मेट की, जैसे कि आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग, इन दोनों में फॉर्मेट काफ़ी मैटर करता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट में क्या फॉर्मेट होता है। आर्ग्यूमेंट में जैसे कि अगर हमसे कुछ पूछा गया है कोई क्वेश्चन, हम सीधा सीधा उसका ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव्स हैं या ये नेगेटिव्स हैं। हमको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहिए उसका। थोड़ा सा बेसिक हमें भूमिका, जैसे निबंध में हम भूमिका लिखते हैं वैसे ही हमें भूमिका बनानी चाहिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के लिए। और फिर लास्ट में कंक्लूजन भी लिखना चाहिए। कंक्लूजन में हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में ऐसा ही कोई टॉपिक आएगा जो काफ़ी डिबेटेबल होगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं आएगा कि आपको बोल दिया जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस है, इस पे फेवर और अगेंस्ट में, ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इसके तो सारे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में आएंगे, फेवर में कुछ नहीं हो सकता। तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है कंक्लूजन में। फिर अगर हम बात करें तो काफ़ी एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि कोचिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं। मैं अपना बताऊं तो मैंने किसी कोचिंग से हेल्प नहीं ली थी CAPF एग्ज़ाम के लिए। मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया था सिविल सर्विसेज के लिए भी और CAPF के लिए भी। तो ऐसा अगर मेरे से पूछेंगे कोई कोचिंग रिक्वायर्ड है तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर रिक्वायर्ड होगी। टेस्ट सीरीज़ आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जिसकी भी आपको ठीक लगे, आप उसकी प्रेफर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपनी कमियां पकड़नी होती हैं उसमें। जैसे कि अगर आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स में लैग कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लैग कर रहे हैं, तो आपको उसमें ये पता करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि आप इसमें लैग कर रहे हैं और आपको अब इधर काम करने की ज़रूरत है, वरना टेस्ट सीरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। टेस्ट कम दीजिए लेकिन उनका एनालिसिस अच्छे से कीजिए। फिर कुछ एस्पिरेंट्स का सवाल होता है कि उनको मैप्स में प्रॉब्लम होती है, मैप्स में लोकेशंस याद नहीं होती हैं।
तो उसके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आपको मैपिंग में कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको मैपिंग में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपको अपने हाथ से इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको तुरंत सो के उठ के इंडिया का मैप बनाना हो तो आप एकदम अच्छा सा मैप बना सकें, ऐसी आपकी स्किल डेवलप हो जानी चाहिए। और मैपिंग में आप अपने हाथों से मैप बना बना कर लोकेशंस को उस पर आइडेंटिफाई या फिर मार्क कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो मैपिंग का डर चला जाएगा, दूसरा आपको याद कम करना पड़ेगा, जैसे कि कौन सा नेशनल पार्क किस जगह है। अब आपने मैप पे बना रखा है तो आप बता सकते हो कौन सा नेशनल पार्क किस जगह है, या कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, सॉइल की मैपिंग कर लीजिए। और फॉरेस्ट की मैपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे कर कर के आप अपना मैपिंग का डर निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस से वो सब हो जाता है। फिर एक और क्वेश्चन है कि प्लान बी इम्पॉर्टेंट है या नहीं। देखिए मेरे केस में प्लान बी, मेरी बीटेक की डिग्री थी। अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स नहीं होता तो दूसरे एग्ज़ाम्स भी नहीं होते। अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स मतलब मैं एसएससी यूपीएससी सब कुछ काउंट कर रहा हूँ, पीएसयूज़ में भी, तो मैं ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब की तरफ देखता। हाँ, लेकिन 2-3 साल मैं अपने गवर्नमेंट जॉब की तरफ पूरा पूरा ट्राई करता। फिर अब पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये पढ़ा हुआ लोगों को याद नहीं रहता है। तो पढ़ा हुआ याद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि हमारे रिवीजन में कमी होती है। रिवीजन हमको, जैसे मैंने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो 15 के बाद तो मैं काउंट भूल गया हूँ कि मैंने उसके बाद पढ़ी है कि नहीं। नोट्स बनाए थे मैंने लक्ष्मीकांत के, मॉडर्न हिस्ट्री के भी नोट्स बनाए थे, स्पेक्ट्रम के, और ज्योग्राफी के भी नोट्स बनाए थे। लेकिन जब रिवीजन का टाइम आता था तो मैं सोचता था कि टाइम है ही तो क्यों ना बुक्स ही पूरी पूरी रिवाइज कर ली जाए। तो रिवीजन मैंने उन बुक्स को 15 से ज़्यादा बार पढ़ा हुआ है। 15 के बाद मैंने काउंट करना बंद कर दिया था। तो रिवीजन में कमी होती है, इस वजह से हम चीज़ें भूलते हैं। बाकी मैं एक और टेक्निक का सुझाव दे सकता हूँ। जैसे अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत में CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का चैप्टर पढ़ा। अब उसके तुरंत बाद आप अगले चैप्टर पे जंप मत कीजिए। आप 5 मिनट तक आंखें बंद करके ये सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ा, और फिर उसको चेक करिए कि आपने जो सोचा वो सही सोचा कि नहीं। इससे आपका रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आपको फिर रिवीजन करने में भी आसानी होगी और रिकॉल करने में भी आसानी होगी। तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अब मैं फ़िज़िकल मेडिकल की बात करता हूँ। फ़िज़िकल मेडिकल में आपको बेसिक फ़िटनेस की ज़रूरत होती है। आप अगर बेसिक फ़िट हैं तो आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर जो डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं वो लॉन्ग जंप में होते हैं। तो लॉन्ग जंप के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1 महीना, कम से कम 1 महीना पहले से, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो, अगर आपकी लीन बॉडी या एथलेटिक बॉडी नहीं है तो आप 1 महीना पहले से किसी सॉफ्ट जगह पर या तो जंपिंग पिट आप कहीं ढूंढ लीजिए या फिर अपने घर पे बना लीजिए मिट्टी विट्टी डालकर। किसी हार्ड सरफेस पे तो नहीं करनी है क्योंकि इंजरी हो जाती है उससे। तो आप किसी सॉफ्ट सरफेस पे 1 महीना पहले से लॉन्ग जंप शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग जंप की एक्सरसाइजेस आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, काफ़ी जगह आपको मिल जाएंगी। बाकी मेडिकल मेडिकल भी बेसिक होता है, कोई ऐसा हार्ड मेडिकल नहीं होता है। आप अगर बेसिक फिटनेस है आपकी तो आप मेडिकल में भी, आपके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप पास हो जाएंगे। फिर अब मैं आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हुए हैं। PYQs कैसे एनालाइज करना चाहिए। देखिए PYQs में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो रिपीटेशन होता है ना वो क्वेश्चंस का नहीं होता है। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के रिपीट किया जाता है। जैसे अगर आज कोई क्वेश्चन आया कि एग्जांपल मैं सोचता हूँ, रुकिए। अगर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया कि मान लीजिए पॉवर्टी का आप जो ग्राफ होता है वो किस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन आए आपके पास, लॉरेंट्ज कर्व, लेफर कर्व, और जो भी कर्व हैं, मतलब 4 कोई कर्व दे रखे हैं, तो अब आप केवल पॉवर्टी
और लॉरेंट्स कर्व को याद करके नहीं जाना चाहिए। आपको जो चारों ऑप्शंस हैं कि लेफ्टर कर्व किस लिए यूज़ होता है, या फिर बाकी जो दो ऑप्शंस हैं और वो कर्व किस लिए यूज़ होते हैं, आपको ये चारों चीज़ें याद करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार किसी और कर्व से क्वेश्चन आ जाए, जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उन कर्व से क्वेश्चन आ जाए। तो आपको पी वाई क्यूज़ को ऐसे एनालाइज करना चाहिए। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पी वाई क्यू एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी वो प्रिपरेशन में और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। पी वाई क्यू से क्वेश्चन रिपीट होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, आपको थीम रिपीट होता है, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है। बहुत रेयर चांस होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो। तो आपको बस यही देखना है कि एनालिसिस आपका ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं। Even after covering geography from NCERT in GC Leong, I was not able to solve mains question last year and didn't qualify for interview. Can you suggest me any other book which I should incorporate? देखिए, मैंने मेंस क्वेश्चंस लास्ट ईयर, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन हुआ, अभी मैं उस स्टेज पर नहीं हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज के डाउट सॉल्व करूँ, क्योंकि मैंने अभी खुद मेंस दिया हुआ है। अगर मेरा इंटरव्यू भी हो जाता है, मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेंस के लिए एडवाइस दे सकता हूँ। अभी मैं उस एडवाइस को देने से रिफ्रेन करूँगा। CAPF एंड UPSC में मेडिकल होता है। आई हैव विजन इन वन आई विच only which claims 30% disability, so I am neither PWD nor I am 100, so will I be disqualified? देखिए, विजन के बारे में मैं यही बता सकता हूँ कि आई थिंक ±4 डायोप्टर तक अलाउड होता है। अगर आपका उससे ज़्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, डेली का ऐसा अगर आप टाइम टेबल बनाना चाहते हैं तो आप डेली का टाइम टेबल ना बनाकर अपने वीकली और मंथली टारगेट्स को डिफाइन करिए, जिससे कि आपको आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे टाइम टेबल के लिए। टाइम टेबल अगर आप रिजिड बना लेंगे एक दिन का, तो आपको ये सोर्स ऑफ डिमोटिवेशन हो जाता है, आपको एक बोझ लगने लगता है कि अभी मेरे को ये करना है, ये करना है, तो उससे एफिशिएंसी कम हो जाती है इंसान की। तो आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीकली और मंथली टारगेट्स पे या 15 डेज टारगेट पे ज़्यादा फोकस करिए, और उसको आपको जब टाइम मिले, जैसे जैसे आपकी सुविधा हो, अपनी सुविधा अनुसार आप उन टारगेट्स को पूरा करिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? देखिए, सोशल मीडिया के यूज़, ये तो काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है। मैंने बेसिकली मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता था, बाकी और सोशल मीडिया तो यूट्यूब भी यूज़ करता था, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, बस इन यही दो मेजर सोशल मीडिया थे जिनमें मैं यूज़ करता था। तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने करंट अफेयर्स की चीज़ें फॉलो कर रखी थी, तो मैं इंस्टाग्राम भी चलाता था, तो मैं करंट अफेयर्स ही देख रहा होता था। और रही यूट्यूब की बात, तो मैं उधर भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट का देखता था, फिर करंट अफेयर्स की वीडियोस देखता था। इंटरनेशनल, मुझे जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, इसलिए मैं उसकी वीडियोस देखा करता था। मेरा ऑप्शनल भी सिविल सर्विसेज का PSIR है, तो अ, वैसे ही मैं कवर करता था अपना। एक और क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज़ कब से ज्वाइन करें? देखिए, टेस्ट सीरीज़ आप आपका जब एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए, आप उस टाइम से ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़, जिससे आप उस सब्जेक्ट के टेस्ट दीजिए और साइड बाय साइड आप दूसरे सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करते रहिए। सेक्शनल टेस्ट देना ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको अपनी परफॉर्मेंस का ट्रैक पता चल सके। एक क्वेश्चन आया है, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्जाम सर, बट माई इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ बैड बिकॉज ऑफ आई स्टडीड माई मदर टंग लैंग्वेज, सो आई एम सफरिंग सर, प्लीज़ गिव सजेशन सर। इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ बैड, तो मैं क्या ये मानकर चलूँ कि आपकी राइटिंग इंग्लिश अच्छी है, केवल कम्युनिकेशन में कमी है, बाकी आप लिख सकते हैं इंग्लिश अच्छे से? आप कब से तैयारी कर रहे हो और अभी से स्टार्ट करें तो कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, मैं तो मैंने जैसे बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं सेकंड ईयर से तैयारी करनी शुरू करी थी, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने 3 साल की प्रिपरेशन के बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। इस एग्ज़ाम का मुझे काफ़ी लेट पता चला था, तो मैंने 3 साल की प्रिपरेशन के बाद ये एग्ज़ाम दिया था। तो आप चाहें तो अभी से तैयारी, थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा अगर आप ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो
अगर आपको अगले साल का अटैम्प्ट देना और आप ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ सकता है, लेकिन हाँ तैयारी हो जाएगी। आपने कौन कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो किया? देखिए मैंने फॉलो किया था केवल एक ही न्यूज़पेपर को, इंडियन एक्सप्रेस को। उसी को मैं पढ़ा करता था। उसमें जो एडिटोरियल्स होते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ को आपको नहीं पढ़ना होता है। आपको जैसे इलेक्शन चल रहा होता है तो किसी पॉलिटिकल लीडर ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, आपको ये सब नहीं पढ़ना है। आपको रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम में काम आए। ये सब कुछ भी रेलेवेंट नहीं होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि एन न्यू पढ़ें या ओल्ड। देखिए आप रेफ़र तो कोई भी कर सकते हैं, जैसे आप फिज़िकल ज्योग्राफी या हिस्ट्री की एन इन सब में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इकोनॉमिक्स की एन कोई चेंजेस नहीं आते हैं। आपको ऐसा चेंजेस का जो करंट अफेयर्स हैं उसमें आपके चेंजेस कवर हो जाएंगे। तो आप एन न्यू या ओल्ड कोई भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने न्यू रेफ़र करी थी। तो मैंने मतलब आप कोई भी रेफ़र कर सकते हैं। नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक? देखिए नोट्स आपको खुद बनाना चाहिए टेक्स्ट बुक को पढ़ के। आपको पढ़ाई शुरू टेक्स्ट बुक से ही करनी चाहिए। फिर आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। अब रिवीजन आपको किससे ज़्यादा अच्छा लगता है? अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो आप नोट्स से करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बुक से ही रिवाइज करें। बुक में ही आप मार्किंग कर लें, हाइलाइटर यूज़ कर लें, पेन या पेंसिल, जिससे भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लिख सकें। बुक के अंदर ही आप उसको यूज़ कर लें। तो बुक ही पूरी रिवाइज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। नोट्स वो रिवाइज़ करें जिनके पास टाइम नहीं है। जैसे कि अभी मेरे से पूछा कि कितना अभी से प्रिपरेशन करा तो कितना टाइम लग जाएगा। तो अगर आप नोट्स से अपने रिवाइज़ करना शुरू करेंगे, नोट्स पहले बनाने पड़ेंगे उसके लिए, तो आपको आपका हो जाएगा, मतलब प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाएगा एग्ज़ाम तक। एक और क्वेश्चन है कि खुद से नोट्स बनाएं या दूसरे के नोट्स पढ़ें। तो आपको खुद से ही नोट्स बनाने चाहिए। दूसरे के नोट्स वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से ही रहते हैं। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे आपको नॉलेज रिटेन नहीं होगी। एक और क्वेश्चन है कि सर्विस प्रोफाइल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए। तो सर्विस प्रोफाइल तो पांचों फोर्सेस का अलग अलग है। जैसे आपको पता ही होगा कि CISF, BSF, SSB, ITBP, CRPF, इन सब का सर्विस प्रोफाइल काफ़ी वेरीड प्रोफाइल है। जैसे CISF इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए काम करती है, और CRPF नक्सलाइट एरिया, एंटी टेरर ऑपरेशंस, इन सब में पार्टिसिपेट करती है। और SSB इंडो नेपाल और भूटान बॉर्डर को गार्ड करती है। और BSF इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को गार्ड करती है। और ITBP इंडिया और चाइना बॉर्डर को गार्ड करती है। तो इन सब की कुछ कुछ बटालियंस सभी फोर्सेस की आपको नक्सलाइट एरिया में मिलेंगी और जम्मू कश्मीर में भी मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही स्कोप है। ये इनका मेन जो वर्किंग एरिया है वो ये है। बाकी इनको और भी काम दिए जा सकते हैं, जैसे इलेक्शन ड्यूटीज़ हुई और एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस हुए, ये सब ड्यूटीज़ भी इनको दी जाती हैं। एक और क्वेश्चन है, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो आप पढ़ाई में मन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, मन अपने आप लग जाता है। जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो अपने आप आपका मन पढ़ाई की तरफ जाता है। आपको जब ये लगता है कि अब क्या करना चाहिए जिससे कि हम इंडिपेंडेंट हो सकें फाइनेंशियली, तो अपने आप आपका मन लगने लग जाता है। आपको डिस्ट्रैक्शंस फिर ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, अपने आप ही ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप सच में करना चाहते हैं पढ़ाई तो कोई डिस्ट्रैक्शन आपको भटका नहीं सकता है। ओके, तो मुझे लगता है कि यही क्वेश्चंस थे। बाकी अगर और किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं लाइव स्ट्रीम क्लोज कर देता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
अब लगता है किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं, तो मैं ये लाइव स्ट्रीम क्लोज कर देता हूँ। ओके बाय।